नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल का एक प्रकार से हर राज्य धीरे धीरे बाहर आने लगा है। कुछ राज्य जो अब तक छिपी हुई थी, अब वो सारी एक एक करके बाहर आनी शुरू हो गई। सब पर से पर्दा उठने लगा है और इसीलिए 15 नहीं 27 वर्षों तक वाम दलों ने राज किया और उसके बाद जब ममता बनर्जी आई तो 15 वर्षों से वो शासन में है। और बेचैनी यही है कि जो मॉडल कम्युनिस्टों ने अपनाया था, वही मॉडल तो ममता बनर्जी ने अपना अख्तियार कर लिया। और वो एक बड़ा कारण रहा कि एक पूरा का पूरा कुनबा जो कम्युनिस्ट कुनबा था, जिसको सिंडिकेट कहते हैं स्थानीय स्तर पे, वो संपूर्ण मर्ज कर गया ममता बनर्जी में। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में, कांग्रेस पार्टी में नहीं गई। कांग्रेस वहां पहले से सत्ता में रही, लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस को हटा करके कम्युनिस्ट सत्ता में आई। और कम्युनिस्ट को हटा करके जो नया प्रयोग ममता बनर्जी ने किया, ममता बनर्जी को अपार सफलता मिली। लेकिन इस सफलता के पीछे वो सिंडिकेट था, जो सिंडिकेट कम्युनिस्ट को इतने दिनों तक सत्ता में बनाए हुए था। अब ये राज सामने आ रहा है। हुआ क्या है मित्रों, पश्चिम बंगाल में कल वोटिंग होनी है 23 अप्रैल को। आज बुधवार को कोलकाता के हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की रात को ही कोलकाता हाईकोर्ट को अप्रोच किया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। ऐसी क्या बात हो गई जो भागे भागे टीएमसी के नेता, जो कि लॉयर भी हैं, कल्याण बनर्जी, पहुंच गए अदालत की शरण में। और आज अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। कोलकाता हाईकोर्ट वो पहुंचे क्यों? दौड़े दौड़े पहुंचे। आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और उसी सिंडिकेट की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं। पूरे पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 800 लोगों की एक फहरिस्त तैयार की है। और वो 800 लोग वो हैं जो आगामी चुनाव में उपद्रव कर सकते हैं, मतलब हिंसा भड़का सकते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस को अवरुद्ध कर सकते हैं। और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने 800 लोगों की एक सूची तैयार की है, जिसकी गिरफ्तारी होनी है, या यूं कहें कि इलेक्शन कमीशन के निशाने पर है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के अभी हाथ में है, तो उनको ये आदेश दिया गया है कि फौरन से पेशतर ये जो 800 लोग हैं, जिनके ऊपर आशंका व्यक्त की जा रही है, जो लोकल इंटेलिजेंस ने जो खबर दी है, उसके हिसाब से इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। अक्सर ऐसा होता है मित्रों, जब भी चुनाव जहां कहीं भी होता है, किसी भी स्टेट में हो, तो जो सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, सेंसिटिव बूथ्स होते हैं, उस पर चुनाव आयोग इस तरह की कार्रवाई करती है। और इतना ही नहीं, इलेक्शन से 10-15 दिन पहले ही उस इलाके के जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, या जिनका की पुलिस रिकॉर्ड में नाम दर्ज है अपराधी के रूप में, ऐसे लोगों को पुलिस ढूंढती है और उसको या तो गिरफ्तार करती है या फिर उसे नजरबंद कर देती है। उसके ऊपर पहरा बिठा दिया जाता है। और अगर किसी के पास लाइसेंसी हथियार है, उसे भी सीज कर लिया जाता है। यह चुनाव की सामान्य प्रक्रिया है। जहां कहीं भी चुनाव को अंजाम दिया जाता है, वहां पर चुनाव आयोग की ये प्राथमिक ड्यूटी है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो। और इसके लिए ये सारी गतिविधि चुनाव आयोग करते रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पूरे प्रदेश से 800 लोगों की सूची तैयार करना एक मुश्त, ये छोटी बात नहीं है।
और 800 लोगों की सूची इलेक्शन कमीशन ने तैयार कर ली और इसकी जानकारी किसे हो गई? इसकी जानकारी हो गई तृणमूल कांग्रेस को कि तृणमूल कांग्रेस के 800 लोग, जो तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करने वाले 800 लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाने वाला है। और ये जानकारी जैसे मिली, तृणमूल कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने चली गई और ये कहते हुए कि हमारे 800 कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग गलत तरीके से डिटेन करने जा रही है, गिरफ्तार करने जा रही है। वो हमारे वर्कर हैं, चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आपके वर्कर हैं, हमारे पास, आपके पास कौन सी ऐसी सूची मिल गई है? हमने तो ये सूची किसी को संज्ञान में दिया नहीं है, कहीं हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। तो सवाल है कि टीएमसी को ये सूची मिली कहां से कि 800 हमारे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होने जा रही है और चुनाव आयोग गिरफ्तार करने जा रही है? किसने दिया ये सूची? क्या टीएमसी के स्पाई, जासूस इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के अंदर है, जो टीएमसी को ये सूची जारी कर रही है? ये कौन है वो लोग? इलेक्शन कमीशन ने किसी को नहीं बताया कि हम 800 लोगों को डिटेन करने के लिए जा रहे हैं, कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है। अब इंटेलिजेंस को, अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय को या स्टेट के इंटेलिजेंस को, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है मान लीजिए कि चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग उससे कोऑर्डिनेट कर रही होगी। अब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो हैं, उन्होंने अगर ममता बनर्जी की पार्टी को, टीएमसी को ब्रीफ कर दिया कि देखिए साहब, ये हमने ये सूची तैयार की है और ये सूची हमें इलेक्शन कमीशन को हैंडओवर करना है और उस पर फिर सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको नजरबंद कर लिया जाएगा। मतलब चुनाव जिस समय मतदान हो रहे होंगे, उस वक्त ये लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, इन लोगों पर पुलिस का पहरा होगा। अब 800 का आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है मित्रों। अब सवाल है कि पूरे प्रदेश में ये 800 सूची बनी है, तो किसने बनाई है ये सूची? इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर बनी होगी कि वो उपद्रवी कौन है। भाई अगर 40-50 डिस्ट्रिक्ट जो भी है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से है, जिसमें से अभी कहा जा रहा है कि 55 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे हैं, जिसमें भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, 55 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे हैं जो अति संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं। वहां पर जाहिर है इलेक्शन कमीशन का विशेष प्रावधान होगा कि उसकी अति संवेदनशीलता को कम कैसे किया जा सके, उसको महज संवेदनशील बना करके रखा जाए, अति संवेदनशील ना रहे। अति संवेदनशील का मतलब है कि वहां बलवा हो सकता है, वहां चुनाव की प्रक्रिया को अवरुद्ध किया जा सकता है और सामाजिक तत्वों के द्वारा, गुंडों के द्वारा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि टीएमसी के जो भाड़े के बमबाज हैं, बम फोड़ने वाले हैं, हथियार चलाने वाले हैं, आगजनी करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, ऐसे 800 लोगों की सूची चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है और चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दे दिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बार दम ठोक करके पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है, सीआरपीएफ के माध्यम से। बल्कि आप ये जान लीजिए कि मिलिट्री की भी टुकड़ी, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी वहां पर काम कर रही है और जो केंद्र सरकार की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे एनआईए हो या सीबीआई हो या जो लोकल इंटेलिजेंस है, ये सबका कोऑर्डिनेशन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को करो या मरो के रूप में तब्दील कर दिया है। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के द्वारा जो बलवा होता था, जो हिंसा होती थी, जो गुंडागर्दी होती थी, उसको संभवतः इस बार चलने नहीं दिया जाएगा। एक तो 91 लाख, 1 करोड़ के आसपास नाम कट गए। अब वो 1 करोड़ के आसपास जो मतदाता सूची से नाम गए हैं, वो फर्जी नाम थे। उसके सहारे लगभग 100 से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टीएमसी अपना दबदबा बनाती थी। तो टीएमसी को पहला सदमा तो एसआईआर में लगा और ये दूसरा सबसे बड़ा झटका लग रहा है ठीक चुनाव के एक दिन पहले, मतलब 24 घंटा पहले। और इसीलिए ये हड़बड़ाहट हुई, रातों रात वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए
कि मिलॉर्ड रोकिए, ये हमारे 800 कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ऐसी योजना बना रही है, हमारे 800 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए जा रही है। मिलॉर्ड इसे रोक दीजिए। क्यों रोक दें भाई? ये 800 कार्यकर्ता ऐसे तो नहीं है जो जो सड़क पर अभियान चलाते हैं, संघर्ष करते हैं, जनता को मोबिलाइज करते हैं, ईमानदार हैं, हवाई चप्पल में घूमते हैं, फाका कसी की जिंदगी जीते हैं, टीएमसी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। उनके लिए आपको अदालत जाने की क्या जरूरत है? और वो 800 ही क्यों हैं? इतनी बड़ी पार्टी में 800 ऐसे कौन कार्यकर्ता हैं जिनके लिए आप अदालत जा रहे हैं? ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। ये कौन से कार्यकर्ता है जिनके लिए आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है? ममता बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए। जाहिर है कि पूरे प्रदेश में सिर्फ 800 ही कार्यकर्ता हैं ममता बनर्जी की पार्टी के पास। उसी से ये चुनाव होना था क्या? इसका मतलब है कि टीएमसी को मालूम है वो हमारे वो 800 कार्यकर्ता कौन हैं? वो बलवाई हैं, वो गुंडे हैं टीएमसी के, जो लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव को अवरुद्ध करते रहे हैं, हिंसक गतिविधि को अंजाम देते रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के कैंपेनर वहां जा रहे हैं, योगी ने कहा कि 4 मई को मतदान के बाद 6 मई को टीएमसी के लोग आपके दरवाजे पर नाक रगड़ने आएंगे। इसका मतलब क्या है कि टीएमसी के जो गुंडे हैं उनसे दहशत में है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। अब ये 800 लोगों की सूची पहली बार अगर बनी है, पिछली बार तो ऐसी सूची नहीं बनी थी, पिछली बार तो टीएमसी हाईकोर्ट का रुख नहीं की थी, इस बार उनको क्यों करना पड़ा? इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भी फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इस बार टीएमसी के बलवाइयों को सड़क पर देखते ही गोली मारने के आदेश होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो बलवाई कर सकते हैं, जो संभावित बलवाई हैं, उनकी लिस्ट पहले ही तैयार है और उनको पहले ही जेल के सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर ली गई है। इसीलिए ये हड़बड़ाहट है टीएमसी के अंदर में, अकुलाहट है, झटके पर झटका लग रहा है। पहले एसआईआर में झटका लगा और अब ये जो उनका आखिरी तुरूप का पत्ता था, ये बलवाई, दंगाई, वो दंगाई अब जेल के सलाखों के पीछे होंगे। वरना ये 800 सूची आई कहां से? 800 नंबर आया कहां से? कौन है ये 800 लोग? ये तो पता होगा टीएमसी को ही कि ये 800 लोग हैं कौन। अगर 800 लोग ईमानदार कार्यकर्ता होते, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होते, और उनकी बीजेपी या इलेक्शन कमीशन, बीजेपी कहिए, वो तो कहते हैं बीजेपी है इलेक्शन कमीशन, अगर उनकी गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन करती तो एक बात होती। ये असामाजिक तत्वों की लिस्ट है, 800 असामाजिक तत्वों की। ये कम आंकड़ा नहीं है, मतलब ये दुर्दांत लोग हैं, ये डिक्लेयर्ड अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसे तृणमूल कांग्रेस पाल रही थी, पोस रही थी, और इसी चुनाव में उसका प्रयोग होना था। और ये सूची निकल के चली गई इलेक्शन कमीशन के पास और उसके बाद एक्शन होना शुरू हो गया। इसीलिए तिलमिलाहट है अंदर से कि अब क्या करें, एसआईआर में फर्जी का नाम कट गया। अब जो हमें जिताते थे, बलवा करते थे, भगाते थे, अपने वोटर को ले जाते थे, दूसरे को डरा धमका करके भेज देते थे। फर्ज कीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बूथ पर मान लीजिए 500 वोट है। अब 500 वोट में से अपोजिशन के मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, फर्ज कीजिए कि 200 वोट है, वहां पर 200-300 वोट है, और वहां पर अगर टीएमसी का कोई बलवाई आ गया, उस बूथ पर हंगामा कर दिया, अब वहां गोली चल गई या पत्थरबाजी हो गई या छोटा बम फोड़ दिया, कौन जाएगा वहां पे निकल करके? हो गया ना, तो 200 वोट खत्म हो गया ना। ऐसे खेल चलता था तृणमूल कांग्रेस का। अब वो खेल समझ में आ गया है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने इस बार सोच लिया, मन बना लिया कि नहीं, ये चलने नहीं देंगे। और एक तरफ वो चल रहा है झटके पर झटका। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस थी, वही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो छापा था आईपैक के ऑफिस में, आईपैक के दफ्तर पहुंच गई मुख्यमंत्री और हरा फाइल लेकर के भाग गई। वो फाइल लेकर के, ब्लू या हरा जो भी फाइल था, वो लेकर के भाग गई।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है, सख्त लहजों में, कि ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक स्थिति है कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री अपने ही एक जो इन्वेस्टिगेटिव इंस्टीट्यूशंस है, जो स्टेट का इन्वेस्टिगेटिव इंस्टीट्यूशन है, उसकी कार्रवाई को रोकने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं चली जाती है। मुख्यमंत्री को तो कहना चाहिए कि हां, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे पकड़िए आप, लेकिन मुख्यमंत्री ना सिर्फ जाती है रोकने के लिए, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ले जाना था, ईडी को ले जाना था, वो सारे डॉक्यूमेंट उठा करके भाग गई और उनके पीछे डीजीपी, कमिश्नर कोलकाता का सब पीछे चलता रहा और ईडी के अधिकारियों को वहां से भगा दिया और माइक पर आकर के भाषण देना शुरू कर दी ममता बनर्जी कि ईडी के अधिकारी अमित शाह के अधिकारी हैं। बल्कि आप कह सकते हैं, वो कह देंगे कि अमित शाह के गुंडे हैं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका लब्बो लुआब यही था, कहने का मतलब यही था कि ये ईडी के ऑफिसर नहीं, अमित शाह के आदमी है। आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में मुख्यमंत्री क्यों जाएगी? अगर सरकारी में कोई जाती तो चलिए मुख्यमंत्री वहां पहुंच भी सकती थी। ये प्राइवेट कंपनी में छापा पड़ रहा है, प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में दौड़ करके चली जाती है मुख्यमंत्री और पूरा डॉक्यूमेंट कब्जे में ले करके भाग जाती है, फरार हो जाती है। ऐसा पहली बार हुआ, जैसे कि मुंबई में पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह फरार हो गया था, कमिश्नर रहते हुए फरार हो गया और सरेंडर किया। तो उसी प्रकार से ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं, वो ईडी के छापे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर के भाग गई। आज सुप्रीम कोर्ट में अदालत ने सख्त टिप्पणी की, कहा कि ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक हालात बनते जा रहे हैं। आप ऐसा करेंगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करेगा? कैसे कर सकता है? आप महिला हैं, इसका क्या मतलब है? आप महिला होने का पूरा लाभ उठाएंगी? आप जबरदस्ती वहां घुस गई, आपसे तो कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता, क्योंकि वो कोई महिला, कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर तो थी नहीं वहां पर मौजूद जो आपको रोकती। तो आपने देखा कि हम महिला हैं, हमारे पीछे हमारा पुलिस, स्टेट पुलिस का अमला है। आपने ईडी के ऑफिसर जो सादी वर्दी में गए थे बेचारे, उनके पास तो हथियार भी नहीं होते हैं, उनको आपने भगा दिया और डॉक्यूमेंट लेकर के भाग गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में आलोचना की है ममता बनर्जी की, जिसके लिए ममता बनर्जी एसआईआर के लिए अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी उस तरह की नेता नहीं है जैसा अरविंद केजरीवाल है। ये तो ठीक नेता है, पॉलिटिक्स में है, झूठ सच जो भी होता है, गुस्सा भी होगा, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको दबा रही हो, तो लेकिन ये तो तरीका नहीं है। ये कौन सा तरीका है? ईडी अगर ले जा रही है कोई डॉक्यूमेंट, प्राइवेट कंपनी की है, उसको जवाब देना है, आप क्यों परेशान है? तो क्या होता है? शक पैदा हो जाता है। आपका क्या रिश्ता है आईपैक से? और प्रशांत किशोर ने अपने को अलग कर लिया, कहा कि मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, आईपैक कोई और चला रहा है। तो फिर उस आईपैक से आपका रिश्ता क्या है? लोग तो पूछेंगे। तो आप खुद शक की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, कोई और नहीं पैदा कर रहा, आप खुद उसको असिस्ट कर रही हैं। जब आप डॉक्यूमेंट लेकर के भाग जाएंगी तो कॉमन मैन, आम आदमी के मन में यह शंका होगी कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप क्यों डॉक्यूमेंट लेकर के भाग रही हैं? फिर आप कहेंगे कि आपको हमको अमित शाह फंसा रहे हैं, नरेंद्र मोदी फंसा रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर गलती नहीं है तो फंसाने की क्या बात है? और अगर सही बात है तो आप लड़िए, डॉक्यूमेंट लेकर के क्यों भागेंगे आप? तो सुप्रीम कोर्ट में आज फिर इनको झटका लगा है। सख्त ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। एसआईआर पर झटका लगा। एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी। जारी करवाया। इन्होंने अपने अधिकारी रिलीज नहीं किए एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करवाने में। सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश देना पड़ा कि आप न्यायिक अधिकारियों को झारखंड और उड़ीसा से लीजिए। अगर आपके पास मैन पावर की कमी है तो झारखंड और उड़ीसा कोर्ट से, हाई कोर्ट से आग्रह कीजिए कि वो आपको मैन पावर अलाउड करें, न्यायिक अधिकारी वहां से लीजिए और उनकी देखरेख में एसआईआर को पूरा कीजिए। और जब न्यायिक अधिकारी आ गए दूसरे राज्यों से, अपने राज्यों से के साथ साथ, तो क्या किया? ममता बनर्जी के गुंडों ने घेर लिया। ममता बनर्जी के गुंडों ने 5 जजों को घेर लिया। घेरा ही नहीं, डीजीपी गायब रह गए, पुलिस कमिश्नर गायब रहा, वहां से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो था, एसपी, वो गायब रहा, डीएम जो था वो गायब रहा।
2 बजे रात तक सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत को वस्तु स्थिति की जानकारी लेती रहनी पड़ी अपने न्यायिक अधिकारियों के साथ मिलकर के। लेकिन डीजीपी गायब था, कमिश्नर गायब था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गायब था, डीएम गायब था और किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब मिलिट्री पहुंची वहां पे, तो उन गुंडों को जो 2 दिन पहले तक बदमाशी कर रहे थे और जजों का घेराव किया था, हजारों की भीड़ ले जाकर के उनको घर से घसीटा गया और सबको अब आटा दाल का भाव पता चल रहा है। तो ये मोदी और अमित शाह की पार्टी है, ये वाजपेयी की पार्टी नहीं है जो आप कुछ भी कर लेंगे और आप बरी हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। लोहा लोहे को काटता है। अगर आपने ये तय कर लिया है कि इस तरह की गुंडागर्दी पर उतरेगी टीएमसी, जो जजों को घेर लेगी, एसआईआर होने नहीं देगी, गाउन पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको झिड़क दिया, उसके बाद आपने जजों को घेरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब जब ये 800 लोगों की लिस्ट आई है तो उसमें हाईकोर्ट पहुंच गए हैं कि गिरफ्तारी से रुकवाइए मिलॉर्ड। अब ये 800 लोग हैं कौन, ये आप ही को मालूम है। आपके समर्पित कोई ईमानदारी कार्यकर्ता तो नहीं है जिसके लिए आप हाईकोर्ट जाते। जाहिर है कि वो कोई ना कोई बलवाई है, इसीलिए आप परेशान हैं, बिलबिलाए हुए हैं। इससे काम चलेगा नहीं। 23 अप्रैल को मतदान है, अब देखिए क्या होता है। आपका अगर गवर्नेंस अच्छा है, जनता आपको जिताएगी। आप धैर्य रखिए, लेकिन आप इस तरह का व्यवहार कर रही हैं, इससे आप अपनी साख को गिरा रही हैं ममता जी। आप अच्छी नेता हैं, संघर्ष से उपजी हुई नेता हैं, आपने अपने दम पर पार्टी को खड़ा किया है, 3 बार सत्ता में रही हैं। आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, आपको जनता प्यार करती है, जनता का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप घबरा क्यों रही हैं? मोदी और शाह को आपने बाहर वाला बताया ही है, ये लाख कोशिश कर लेंगे, आप ये तिकड़म से बात बनेगी नहीं। आपको अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त है तो जनता आपको जिताएगी। आप क्यों तिकड़म में जा रहे हैं? तो अपनी साख को बचाइए ममता जी। इस तरह से जनतंत्र को आप सुरक्षित नहीं रख पाएंगी। खैर, अब 23 अप्रैल है और फिर एक दिन और वोटिंग है, उसके बाद तो नतीजे आ ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।